Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. Welcome to MDCAT. We conduct test session by premed.pk. This is Tareen Gurdedi here, and today we will be doing the discussion for the chapters nuclear physics and thermochemistry, thermodynamics. So, starting with the first question, it is an alpha particle is ejected from a nucleus of an atom. Which of the following answers describe the change in the nucleus of an atom? So, जब हम alpha particle की बात करते हैं, तो what is an alpha particle? Starting with this. तो अल्फा पार्टिकल का हम सबको पता है इट इज हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। हीलियम का न्यूक्लियस है, इसका मतलब उसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन्स हैं। तो मैं He+2 लिखती हूँ सिंस आपके पास ओनली चार्ज पार्टिकल इन द हीलियम न्यूक्लियस इज प्रोटॉन एंड दो प्रोटॉन्स होते हैं तो +2 चार्ज आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास हुआ ये कि जब अल्फा पार्टिकल इजेक्ट होता है, लेट्स से एक एटम है, ठीक है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल इजेक्ट हुआ है, तो उस एटम के अंदर क्या चेंज आएगी, उसका एटॉमिक नंबर जो होगा Z, एटॉमिक नंबर डिक्रीज करेगा बाय अ फैक्टर ऑफ 2 एंड मास नंबर डिक्रीज करेगा बाय अ फैक्टर ऑफ 4। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 2 है। और देखो, इसमें अगर हम हीलियम की बात करते हैं ना, इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होते हैं, दैट इज इक्वल टू 2, न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, दैट इज इक्वल टू 2। तो एटॉमिक नंबर तो इसका 2 है, मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो मास नंबर इसका 4 है, ठीक है। सो मास नंबर डिक्रीज करेगा बाय फैक्टर ऑफ 4, क्योंकि हीलियम आपके पास अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ, हीलियम न्यूक्लियस से रिमूव कर दो इस एटम से, तो मास नंबर डिक्रीज करेगा बाय फैक्टर ऑफ 4 एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीज करेगा बाय फैक्टर ऑफ 2। तो डेल्टा इसमें आपके पास अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा ईटा, ईटा करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज ईटा, बेसिकली दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। Next is half life of iodine 131 is 8 days. If 20 milligram is present initially, start में आपके पास कितना था, you had 20 milligram initially, ठीक है। हाउ मच आयोडीन इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर 2 हाफ लाइफ, देखो 20 मिलीग्राम है, 1 हाफ लाइफ के बाद आपके पास रह जाएगा 10 मिलीग्राम, ठीक है। एंड सेकेंड हाफ लाइफ के बाद कितना रह जाएगा, दैट इज 5 मिलीग्राम, ठीक है। सो आफ्टर 2 हाफ लाइफ आपके पास कितना रह गया, 5 मिलीग्राम। सो बीटा इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ, ठीक है। नेक्स्ट इज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिपेंड्स ऑन। तो जब हम हाफ लाइफ की बात करें कि हाफ लाइफ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सो अमाउंट ऑफ एलिमेंट है, प्रेशर है, टेम्परेचर, देखो हाफ लाइफ ना इनमें से किसी भी फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर नहीं रही होती, ठीक है। सो नन ऑफ द फॉलोइंग इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर सिंस नन ऑफ दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनिंग या फिर ब्रिंगिंग एनी सॉर्ट ऑफ चेंजेस इन द हाफ लाइफ एनी एलिमेंट, ठीक है। हाफ लाइफ जो भी होती है वो आपके पास उस एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है, लाइक एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन हाफ लाइफ, ठीक है। एंड कोई भी एक्सटर्नल कंडीशन में चेंज कर दूं, लेट्स से चेंजिंग द टेम्परेचर, प्रेशर, फिजिकल और केमिकल नेचर, कुछ भी आपके पास फिजिकल केमिकल कंडीशन चेंज करने की वजह से हाफ लाइफ के अंदर चेंज नहीं आता। केमिकल प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, एटॉमिक नंबर के ऊपर। केमिकल प्रॉपर्टीज आप इस तरह भी कह सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन, नंबर, अरेंजमेंट इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर अल्फा करेक्ट आंसर है। Next is an element whose atomic number is same but mass number is different. तो same atomic number different mass number that is isotope, ठीक है। atomic number जिनका same हो, mass number different हो, इसका मतलब mass number क्यों different है, क्योंकि number of neutrons different होंगे, ठीक है। so number of neutrons different है जिसकी वजह से mass number different हो जाते हैं, proton same है, electron same है, आपके पास physical properties different होंगी but chemical properties same रहेंगी since chemical properties किसके ऊपर depend कर रही होती हैं, chemical properties depend कर ही होती हैं on the number of electrons in their configuration and arrangement in an atom, ठीक है। Next is radioactive elements emit. So when we talk about radioactive elements, तो radioactive element क्या चीजें emit करते हैं, देखो जब हम अनस्टेबिलिटी की बात करते हैं ना, when we generally talk about an atom being unstable, तो आपके दिमाग में पहली चीज जो आएगी वो ये होगी कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो there are two types of instability. One is instability with respect to the electron, ठीक है, कि आपके पास ऑक्टेट उसका या डुप्लेट कंप्लीट नहीं हो रहा जिसकी वजह से वो एटम अनस्टेबल है। देयर इज अनदर टाइप ऑफ इंस्टेबिलिटी दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। यानी आपके पास न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल है। अब न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो इन ऑर्डर टू एक्वायर स्टेबिलिटी वो क्या करेगा, इट इज गोइंग टू इमिट सम सॉर्ट ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। अब वो कौन सी रेडिएशंस इमिट कर सकता है, अल्फा रेडिएशंस, बीटा या गैमा रेडिएशंस, कुछ भी इमिट करेगा इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन कि उसको किस तरह स्टेबल होना है, ठीक है। सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इज द करेक्ट आंसर सिंस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इमिट ऑल ऑफ दीज। ये जो प्रॉपर्टी है ऑफ एलिमेंट्स इमिटिंग these radiations, इस प्रॉपर्टी को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रेडियो एक्टिविटी तो आपके पास वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होते हैं, दे आर नेचुरली रेडियो एक्टिव इन नेचर। Next is which of the following is percentage of original quantity of a radioactive material left after 5 half lives. तो 5 half lives के बाद आपके पास कितना रह जाएगा, देखो स्टार्ट में आपके पास 100% था, ठीक है। फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी 100% से कितना हो जाएगा 50%,
ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज द फर्स्ट हाफ लाइफ। फिर आपके पास गुजरेगी सेकेंड हाफ लाइफ, 50% से कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, फिर आपके पास गुजरेगी थर्ड हाफ लाइफ, 25% से हो जाएगा 12.5%। ठीक है, फिर आप गुजारो फोर्थ हाफ लाइफ, फोर्थ हाफ लाइफ तो 12 का हाफ करो 6.25। ठीक है, और फिर आपके पास फिफ्थ हाफ लाइफ जो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिफ्थ हाफ लाइफ के बाद 6 का हाफ करो 3.125 हो जाएगा, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3%। सो आपके पास 3% इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, दैट इज अल्फा। ठीक है, next is radiation can cause, when you talk about radiation, it can cause leukemia, yes, it can cause radiation sickness, it can cause skin cancer, and it can also mutate your genes. So all of the following is going to be the correct answer. Carbon 14 की half life कितनी होती है 5730 years, that is eta option. Next is the process of natural decay of some heavy nuclides is because of the phenomena. As I've told you guys before, आपके पास वो elements जिनका atomic number 82 से ज़्यादा होता है, they are basically naturally radioactive, यानी वो radiations emit करते रहते हैं, ठीक है, continuously. So yeah, this process is known as radioactivity, and the elements who show this process, they are known as radioactive elements. ठीक है, there are initially 400 atoms in a radioactive sample. Initially आपके पास कितने 400 atoms हैं, ठीक है. What would be the number of atoms in 3 half lives? तो अगर पहली हाफ लाइफ गुजरेगी तो आपके पास 200 से 100 से 200 हो जाएंगे, 400 से 200 हो जाएंगे, दैट इज हाफ. ठीक है, टॉकिंग अबाउट सेकेंड हाफ लाइफ तो 200 का हाफ ले लो, 100 हो जाएंगे. उसके बाद थर्ड हाफ लाइफ उसने कहा आफ्टर 3 हाफ लाइफ, तो फिर गुजारो थर्ड हाफ लाइफ. ठीक है, सो 100 के बाद 100 का हाफ लो, 50 हो जाएगा. तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स इन थर्ड हाफ लाइफ कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 50, दैट इज चार्ली. ठीक है, नेक्स्ट इज बीटा पार्टिकल्स आर द पार्टिकल्स व्हिच आर इमिटेड फ्रॉम द डैश ऑफ एन एटम. अच्छा देखो, बीटा पार्टिकल्स की जब हम बात करते हैं ना, बीटा पार्टिकल्स आर बेसिकली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. व्हेन टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, आप लोग ये सोचोगे कि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन तो आपके पास शेल से ही आ रहा होगा, आइदर इट्स गोइंग टू बी द इनर शेल और द आउटर शेल. ठीक है, बट दैट्स नॉट द केस. देखो, अभी मैंने ये बात बताई कि आपके पास रेडिएशन इमिट कब होंगी, जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है. ठीक है, इसका मतलब जो भी चीज इमिट हो रही है दैट इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, वेदर इट्स प्रोटॉन, वेदर इट्स व्हाटएवर, वेदर इट्स इलेक्ट्रॉन. ठीक है, नाउ यू गाइस मस्ट क्वेश्चन मी वन थिंग कि मैम इलेक्ट्रॉन तो होता ही शेल के अंदर है, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, सो हाउ इज एन इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट ऑफ द न्यूक्लियस इन द फर्स्ट प्लेस. जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं न्यूक्लियस के अंदर तो बाहर कैसे आ रहा है. सो बेसिकली बच्चों हो ये रहा होता है कि जो आपके पास न्यूट्रॉन है ना वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन बनते हैं और प्रोटॉन बनता है. ठीक है, जो प्रोटॉन है वो आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर देता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो इमिट हो जाता है. इस वजह से आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाता है बाय अ फैक्टर ऑफ 1. ठीक है, और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है ना दैट बेसिकली इमिट्स इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल. ठीक है, तो आपके पास ये बीटा पार्टिकल कहाँ से आ रहा होता है, इसका सोर्स न्यूक्लियस है. ठीक है, विच मे बी आइदर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, या पॉजिटिवली चार्ज, originate from the nucleus. The beta particle is emitted from the nucleus of an atom during radioactive decay. Electron, however, occupies the region outside the nucleus of an atom. ठीक है, नेक्स्ट इज 4.5 into 10 raised power 9 years किसकी हाफ लाइफ है, यूरेनियम की है. ठीक है, 238 इसकी हाफ लाइफ है, दैट इज बेसिकली चार्ली ऑप्शन. Alpha rays are nuclear radiations. They are in fact same as helium nucleus. ठीक है, as we have discussed this before as well. अगर हम हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम की बात करें तो हाइड्रोजन इज बेसिकली प्रोटियम. ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, बट देयर इज नो न्यूट्रॉन इन इट. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम तो हम क्या कह रहे हैं, दीज आर ऑल द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन का क्या मतलब है कि आपके पास इन सबका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट द मास नंबर इज डिफरेंट. ठीक है, मास नंबर डिफरेंट है, वी आर सेइंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है. इसका मतलब ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम के अंदर न्यूट्रॉन्स होने हैं. ठीक है, हाइड्रोजन में नहीं होते. ड्यूट्रियम और ट्रिटियम देयर आइसोटोप्स, उसके अंदर होंगे तो ड्यूट्रियम में एक होता है न्यूट्रॉन जिसकी वजह से मास नंबर 2 हो जाता है, और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से मास नंबर 3 हो जाता है. ठीक है, सो ये आपके पास बेसिकली हाइड्रोजन है, प्रोटियम उसे कह दो, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ये आपके पास क्या है, आपके पास दीज आर बेसिकली द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, बट हीलियम न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल. डेल्टा आपका करेक्ट आंसर आ गया. which is the unit of decay constant. तो decay constant का सेकंड इनवर्स यूनिट होता है बच्चों, सेकंड नहीं होता, इट्स सेकंड इनवर्स. ठीक है, यानी सेकंड आपके पास डिनोमिनेटर में है, 1/2 लिख सकते हो. ठीक है, सो इस चीज में मिक्स नहीं करना, सेकंड इनवर्स इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इन दैट पीरियड इन व्हिच हाफ ऑफ द एटम्स डिके, दैट इज हाफ लाइफ वो टाइम है जिसके अंदर हाफ ऑफ द एटम्स डिके कर जाते हैं. देखो अभी मैंने 400 एटम्स थे तो फर्स्ट हाफ लाइफ गुजार के मैंने हाफ कर दिया ना 200, सेकंड हाफ लाइफ के बाद 200 का फिर हाफ कर दिया 100, फिर थर्ड हाफ लाइफ के बाद 100 का हाफ कर दिया 50. ठीक है, सो हाफ लाइफ इज बेसिकली द टाइम ड्यूरिंग व्हिच हाफ ऑफ द एटम्स बेसिकली डिके. ठीक है, डिके दैट इज डेल्टा.
आयोडीन 131, तो आयोडीन आपके पास किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज एज अ ट्रेस विच ट्रेसर फॉर द टू फाइंड थायराइड कैंसर। ठीक है, सो थायराइड कैंसर बीटा इसमें आपके पास करेक्ट आंसर है। हाफ लाइफ ऑफ सोडियम 24 इज 15 आवर्स व्हिच इज यूज्ड टू एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ पेशेंट। अब इसमें दो चीजें याद रखने वाली हैं, वन इज द हाफ लाइफ ऑफ सोडियम 24, द सेकंड थिंग यू गाइस मस्ट बी मेमोराइजिंग दैट इज बेसिकली इसका फंक्शन क्या है। Sodium 24 is used to eliminate the volume of blood in a patient. ठीक है, estimate the volume, blood volume, blood pressure estimate करने के लिए यूज होता है। Radiotherapy used in the treatment of cancer usually uses gamma rays from cobalt 60. This is basically the advantage, ये आपके पास uses बता रहे हैं, cobalt 60 is used for the treatment of cancer. नेक्स्ट इज फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमें पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है क्या है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। अच्छा देखो, यहाँ पे भी देयर आर 2 to 3 थिंग्स दैट यू गाइस नीड टू बेसिकली अंडरस्टैंड। सो द फर्स्ट थिंग इज, जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं, हीट क्या रह रही होती है? सेम, बट जीरो भी तो कुछ होता है, तो वो क्या होता है? दैट इज चेंज इन हीट। अब देखो, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हीट कांस्टेंट रह रही है, हीट कांस्टेंट रहने का क्या मतलब है? आपके पास इनिशियल हीट इज इक्वल टू फाइनल हीट। अब चेंज इन हीट का क्या मतलब होता है? चेंज इन हीट का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अब देखो, जब आपके पास फाइनल और इनिशियल इक्वल क्वांटिटीज आ रही हैं, जब आप इन दोनों को आपस में माइनस करोगे, आंसर तो जीरो आएगा ना। इसका मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस और एनी अदर प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोथर्मिक की बात करो, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, इसमें ये फैक्टर्स कांस्टेंट रह रहे होते हैं, चेंज इन दीस फैक्टर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये चीज, दिस इज समथिंग यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, एंड समटाइम्स यू गाइस कैन मिक्स इट अप कि क्या चीज कांस्टेंट थी, क्या चीज जीरो थी, कि बोथ थिंग्स आर हीट, राइट? वन इज चेंज इन हीट, वन इज जस्ट द हीट। ठीक है, सो मेक श्योर यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग प्रॉपर्ली। सो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपके पास चेंज इन हीट जीरो होती है, तो जहां जहां भी हीट है वो नहीं होगा। अल्फा ऑप्शन में हीट है, बीटा में है, क्यू हीट रिप्रेजेंट करे, ठीक है, चार्ली में भी है। डेल्टा करेक्ट आंसर है, वर्क डन चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होते हैं, देयर इज नो हीट या चेंज इन हीट, सो डेल्टा आपके पास इसमें क्या है? करेक्ट आंसर है। Next is bicycle pump works based on. So when we talk about the bicycle pump, it works on the basis of first law of thermodynamics. It's an adiabatic process. ठीक है, so आपके पास first law of thermodynamics is the correct answer. Absolute zero किसके equivalent है? अल्फा ऑप्शन देखिए, जीरो केल्विन पे पहले क्लिक नहीं कर देना, पहले सारे ऑप्शंस पढ़ने और फिर करना है। तो जीरो केल्विन भी करेक्ट है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, that is also absolutely right, and -459.4 degree Fahrenheit, that is also correct. So all of the following is going to be the correct answer for this MCQ. The value of universal constant R, that is 4.314, 8.314 joule per mole per Kelvin. अल्फा ऑप्शन में देखो, पर मोल क्यूब है, पर केल्विन क्यूब है, दैट इज समथिंग द यूनिट्स रॉन्ग, राइट? सो बाकी बीटा चार्ली में तो आपके पास वैल्यू ही गलत लिखी हुई है, सो डेल्टा करेक्ट आंसर है। इक्वेशन डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू रिफर्स टू, इसमें देखो क्या चीज नहीं है? वर्क डन नहीं है। वर्क डन कब जीरो होता है? वर्क डन जीरो था तभी वर्क डन नहीं लिखा ना उसने, तो वर्क डन आपके पास उसमें जीरो होता है जब वॉल्यूम आपके पास क्या होता है? कांस्टेंट, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही तो वर्क डन जीरो है। या आप इस तरह कर लो कि वर्क डन इक्वल होता है पी डेल्टा वी के, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी की वैल्यू जीरो है, तो पी इंटू डेल्टा वी, पी इंटू जीरो किया, वर्क डन कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू जीरो, सिंपल। ठीक है, सो आइसोकोरिक प्रोसेस इज बेसिकली प्रोसेस जिसमें वर्क डन जीरो होता है, इसी वजह से इक्वेशन के अंदर वर्क डन मेंशन नहीं है, सिंस इट वाज जीरो, और वर्क डन किसमें जीरो होता है? दैट इज एन isochoric process. The amount of heat at constant volume. The volume constant amount of heat, that is basically the internal energy alpha. The process is shown in the graph between pressure and volume given below, which process. देखो आपके पास प्रेशर की वैल्यू चेंज हो रही है बट वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा। ठीक है, सो वॉल्यूम जिसके अंदर कांस्टेंट हो, ग्राफ आपको ये बता रहे हैं ना, आपके पास देखो प्रेशर इंक्रीज करे बट ग्राफ की वैल्यू वॉल्यूम की वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। दिस मींस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, there is no change in volume, so isochoric correct answer है। ठीक है, all the heat supplied in a system is converted into work, सारी हीट वर्क के अंदर कन्वर्ट हो गई। ठीक है, हीट सारी किसके अंदर कन्वर्ट होगी? वर्क डन। इंटरनल एनर्जी जीरो है। अब इंटरनल एनर्जी कब जीरो होती है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी तब जीरो होगी जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी। इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? टेम्परेचर के ऊपर। जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है? दैट इज आइसोथर्मल। सो चार्ली डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। आइसोथर्मल के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो है। ठीक है, आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, सो आइसोथर्मल इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन टेम्परेचर जीरो। अब ये वो चीज है कि आप लोगों ने अच्छे से समझनी है
कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी और सिर्फ इंटरनल एनर्जी, वो पूछ क्या रहा है. नाउ यू गाइस आर सपोज टू आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली. ठीक है. Next is at constant pressure, the volume of the gas is directly proportional to absolute temperature. हम ये कह रहे हैं volume of the gas is directly proportional to absolute temperature. और pressure आपने क्या रखा हुआ है? Pressure is basically kept constant. ठीक है. So ये किसकी absolute temperature क्या होता है? आपने जो डिग्री केल्विन में टेम्परेचर लिया है, केल्विन स्केल पे टेम्परेचर ले रहे हो तो that is absolute temperature. ठीक है. So this is the statement for Charles law. ठीक है. So आपके पास डेल्टा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट इज रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम द बर्स्ट ऑफ टायर. जब फॉरन से एयर एस्केप हो जाती है ना, टायर फटता है, हवा फॉरन से बाहर. ठीक है. दैट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस. हीट एक्सचेंज नहीं हो रही. क्यों नहीं हो रही? इतना टाइम ही नहीं हीट को मिला एक्सचेंज होने का. दैट्स सच अ रैपिड प्रोसेस. हीट को टाइम ही नहीं मिला एक्सचेंज होने का, सो देयर इज नो नेट एक्सचेंज ऑफ हीट. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस. Next is the normal temperature of a body on a centigrade scale, that is 37 degrees Celsius. ठीक है. चार्ली करेक्ट आंसर है. Isothermal system has constant temperature, जो चीज हमने यहाँ मेंशन की. Internal energy और temperature constant होते हैं. Change in internal energy and change in temperature is zero. This is something guys need to understand. ठीक है. So alpha correct answer है. A heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance to 1 Kelvin, that is molar specific heat. Charlie. First law of thermodynamics is a special case of conservation of energy, that is basically in accordance with the law of conservation of energy. So Charlie correct answer hai. The value of CV for a monoatomic gas, that is 3/2. That's something you guys need to remember. Okay. Next is a living system works in dash condition. So when we talk about living system, अच्छा देखो अभी this is not a difficult question. देखो हमें पता है कि we as human beings are supposed to have a constant body temperature. देखो आपके पास कुछ ऐसे organisms होते हैं, they cannot regulate their internal temperatures with respect to the external temperatures. Such organisms, they do hibernate, ठीक है, or they do change the region where they live in when the season changes. But we as human beings are not that type of organism. We can regulate our internal temperature no matter what's the external temperature, right? Let me give you an example. Like देखो अगर सर्दियां हो जाती हैं तो we do not need to hibernate. ठीक है. हमें कोई region change करने की जरूरत नहीं पड़ती just because our body is not able to handle that particular weather. इंस्टेड होता ये कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. नो मैटर व्हाट द एक्सटर्नल टेम्परेचर इज, आवर बॉडी इज गोइंग टू कीप दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर. सेम गोज विद द बॉडीज पीएच. ठीक है. आपके पास अगर ये चीजें क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि एंजाइम आपके पास बॉडी के अंदर होते हैं, दे वर्क एट स्पेसिफिक टेम्परेचर. ठीक है. अगर टेम्परेचर के अंदर ज्यादा हो जाए, टेम्परेचर इनएक्टिव हो जाएंगे, सॉरी डीनेचर हो जाएंगे. ठीक है. अगर वो कम हो जाए टेम्परेचर तो इनएक्टिव हो जाएंगे, तो एंजाइम वर्क करेंगे नहीं. वी कैन नॉट नॉर्मली लिव. ठीक है. तो हमारी बॉडी जो है दैट हैज अ कंप्लीट मैकेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन द टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट स्केल दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस नो मैटर व्हाट द एक्सटर्नल टेम्परेचर इज, राइट? सो एज पर दिस आर्ग्यूमेंट वी से कि जो लिविंग सिस्टम है दैट बेसिकली वर्क्स इन आइसोथर्मल कंडीशन, कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है दैट स्टेज सेम. ठीक है. द बॉडी इज केपेबल ऑफ कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट irrespective of the external temperature. ठीक है. So isothermal is going to be the correct answer. Which of the following is true about Cp and Cv? देखो सिंपल सी बात, आपके पास इसका फॉर्मूला क्या होता है? Cp minus Cv is equals to R. अब आपने बताना है कौन सा बड़ा है, Cp बड़ा है Cv बड़ा है. Cp को यहाँ अकेले रहने दो, Cv यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, Cv प्लस R हो जाएगा. अब देखो Cp तब आया जब Cv में आपने R डाला. इसका मतलब Cv छोटा है ना, Cv में R डाला तब वो Cp तक पहुंच रहा है. ठीक है. इसका मतलब Cp इज ग्रेटर देन Cv. सिंपल सी बात, क्योंकि Cv के अंदर R डाला दैट वाज इक्वल टू Cp. इसका मतलब Cp बड़ा है. ठीक है. Cv छोटा है. Cv को R की जरूरत है इन ऑर्डर टू रीच द लेवल ऑफ Cp. ठीक है. सो Cp इज ग्रेटर देन Cv. दैट इज चार्ली ऑप्शन. Which of the following best describes evaporation? It's a non-spontaneous reaction. No, it is spontaneous in nature. Endothermic है, yes. आपको एनर्जी देनी पड़ती है. हीट एब्जॉर्ब करता है पानी पहले, फिर एवेपोरेट करता है. ठीक है. सो इट नीड्स एनर्जी. एक्सोथर्मिक नहीं है. एक्सोथर्मिक में वो रिलीज करता है एनर्जी. एंड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, सो यस आपके पास एंडोथर्मिक इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. Demonstrate the control of tenses and sentence structure. There is a lion tamer. ठीक है. So is a lion tamer is going to be the correct answer. ठीक है. B is the form is the base form of is, am, was, etc. ठीक है. So यहाँ आपके पास is लगेगा. Next is which part of the following sentence needs to be changed? She is very weak in the subject and does not understand things though the teacher explains it repeatedly. ठीक है. सो आपके पास इसने कहा है कि कौन सा पार्ट को चेंज करने की जरूरत है. ठीक है. सो आपके पास डिस्प्लेस द इनकरेक्ट यूज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट जो है विच इज थिंग्स दैट
she doesn't get is not referred to. ठीक है, she is very weak in subject and does not understand things though the teacher explains her repeatedly. So आपके पास यहाँ पे things that is basically the problem. ठीक है, so आपके पास क्या करेक्ट आंसर है, that is delta. नेक्स्ट इज आइदर ऑफ द टू ड्रेसेस शेल लुक गुड. ठीक है, सो शेल इसमें आपके पास करेक्ट आंसर रहेगा. आइदर ऑफ द टू ड्रेसेस शेल लुकिंग नहीं होगा, लुक्स भी नहीं होगा और लुक भी नहीं होता. ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंस. हर मदर इज प्लानिंग अ ट्रिप टू पोर्टलैंड माइन इन द फॉल दिस ईयर. ठीक है, सो आपके पास पोर्टलैंड इज बेसिकली a trip to Portland is introductory clause and mine is an apostrophe. ठीक है, सो आपके पास this is how the sentence is supposed to be. डेल्टा करेक्ट आंसर है. Next is I am going for a walk in the park. ठीक है, so Charlie. It is in a park नहीं होगा, एक specific park में जा रही है, going for a walk. ठीक है, so Charlie. Next is enchanted. Vocabulary आपने बतानी है. Synonym that's charm. Enchanted and charmed involve being filled with pleasure or delight. The medicine is derived from plants. Deprived from नहीं हो सकता. Derisive नहीं हो सकता and derivative नहीं हो सकता. Derived सही है. ठीक है, Lord praise. ठीक है, लॉर्ड मीन्स टू प्रेज और कमेंड हाईली. synonyms हैं आपस में. We have a small house in a village in the Netherlands. ठीक है, सो आपके पास इसमें चार्ली करेक्ट होगा. बिफोर विलेज. सिमिलरली आप विलेज से पहले भी आ लगा रहे हो, स्मॉल हाउस से पहले भी आ लगा रहे हो, द नेदरलैंड्स करोगे. ठीक है, बिकॉज इट रिफर्स टू अ स्पेसिफिक कंट्री. ठीक है, सो आपके पास चार्ली करेक्ट आंसर है. Then comes the logical reasoning portion. First question is the management of school M has decided to give free breakfast from the next academic year to all the students in its primary section through its canteen, even though they will not get any government grants. So, like, the government is not supporting the scheme, but they have decided to start this as an initiative. Course of action क्या होना चाहिए? The school will have to admit many poor students who will seek admission for the next academic year. The school admission criteria is not based on whether a student is poor or rich, and just because you've started to give free breakfast doesn't imply that you are supposed to admit more poor students, since बच्चे खाना खाने school नहीं आते, right? So basically, the basic function of school is to get education and not to get food. So it's not like you're supposed to admit more and more poor students just because they are getting breakfast. No. ठीक है, then the canteen facilities and utensils have to be checked and new purchases to be made to equip it. Yeah, definitely. ठीक है, अब आप एक initiative start ले रहे हो, ठीक है, तो you need to make sure you have all the things that are required for that particular initiative. ठीक है, funds have to be raised. यहाँ उसने लिखा हुआ है कि even though they will not get any government grant. This means कि government कोई support नहीं कर रही. So when the government is not supporting them, they definitely have to raise funds, ठीक है, in order to like support the scheme for the years to come. So only second and third conclusion courses of action follows. The first one isn't right. Availability of imported fruits has decreased in the indigenous market, and so the demand for indigenous fruit has been decreased. To help the indigenous producers of fruits, the government should impose high import duty on these fruits, even if these are of not good quality. So, imposing high duty, even if the fruit quality is not good, is not something that ethical. Okay. The second action is the fruit vendors should stop selling imported fruits. देखो आप import कर ही क्यों रहे हो if you are not like if you don't mean to sell it then खराब करने रखे तो it's just a loss situation. ठीक है, अगर आप नहीं बेच रहे, अगर आप सोच रहे हो बेच के लॉस हो रहा है तो अगर पड़े रहने दोगे तब भी लॉस हो रहा है. ठीक है, so don't import it in the first place if you don't want to sell that thing. ठीक है, first thing, if you have imported a fruit and you're not selling it, what's the purpose of importing it? Just wasting your money? Doesn't make sense, right? So the fruit vendors should stop selling imported fruit. Doesn't make sense. So that the demand for indigenous fruit would be increased. So yeah, both courses of actions do not follow. Okay, so none of them follow beta. Next is the rate of sexual violence in South Africa is highest in the world. South Africa is highest level of social isolation in the world. Both आपके पास are basically the effects of independent causes. So delta इसमें आपके पास correct answer है. Here we are done with the 50 MCQs. If you guys have any questions or queries related to anything, feel free to write them in the chat box and I will be answering your queries. If no questions, then we will be winding up the live session soon. But किसी का कोई भी question है तो do let me know. I'm going to wait for like a couple of minutes. So if you guys want to ask anything, do let me know.
So I think no more questions for today. So we'll be winding up the live session here. Thank you everyone for joining. See you tomorrow with the next test. Till then, apna khayal rakhna, and I wish you all best of luck for your preparation. Take care and Allah